जी बिजनेस की मुहिम के बाद ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं और 1 मई से ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम नोटिफाई कर दिए गए हैं, जिसकी अधिसूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जारी कर दी है। इन नियमों के तहत एक गेमिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिससे यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता लाने की भी बात इसमें की जा रही है। इसके अलावा जो रियल मनी से जुड़े हुए ऑनलाइन गेम्स हैं, उन पर पूरी तरह से बैन की बात इसमें कही गई है। साथ ही साथ नए नवाचार यानी कि इनोवेशन को और गेमिंग से जुड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम उसको थोड़ी सी छूट भी मिले, ताकि इसमें नए नई एंटरप्रेन्योर्स उभर सके। इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऑनलाइन गेमों की दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या ऑनलाइन गेम अगर खेला तो क्या ये कानूनी परिधि में आएगा? रियल मनी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो फिर किस तरह की बातें होंगी? और बात दरअसल सबसे बड़ी घूम फिर के यही आती है कि फिर असली गेम कौन से हैं जो कि कानून की परिधि में हैं और कौन से ऐसे गेम हैं जो कि कानून की परिधि से बाहर है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, लेकिन असर बहुत बड़ा। एक क्लिक, एक गेम और फिर घंटों की दुनिया, जहां बच्चे खेलते खेलते कब लत के शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसी बढ़ती गेमिंग एडिक्शन और जल्दी पैसा कमाओ के खतरनाक जाल के खिलाफ जी बिजनेस लगातार मुहिम चलाता रहा है और अब सरकार इसे लेकर सख्त नियम लागू करने जा रही है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के प्रमोशन और रेगुलेशन नियम 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम 1 मई से लागू होंगे और PROG एक्ट 2025 को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। अगस्त 2025 में पास हुआ ये कानून ऑनलाइन मनी गेमिंग से होने वाले आर्थिक नुकसान, बढ़ती लत और जल्दी पैसे कमाओ जैसे भ्रामक वादों पर रोक लगाने के लिए लाया गया था। नए नियम में डिटर्मिनेशन टेस्ट को सबसे अहम आधार माना गया है। इसी टेस्ट से ये तय होगा कि कोई गेम ऑनलाइन मनी गेम है या फिर सोशल गेम या ई स्पोर्ट्स की श्रेणी में आता है। ये जांच रेगुलेटर किसी भी गेमिंग कंपनी के आवेदन या फिर केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू कर सकता है। जांच में ये देखा जाएगा कि गेम खेलने के लिए यूजर से पैसे लिए जाते हैं या नहीं, और जीतने पर मिलने वाला इनाम असली पैसों में बदला जा सकता है या नहीं। नियमों के अनुसार ये पूरी प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर अंदर पूरी करना जरूरी होगा। नियमों के तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई है और ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काम करेगी, जो डिजिटल तरीके से संचालित होगी। इसमें गृह, वित्त, खेल, सूचना प्रसारण और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यही अथॉरिटी मनी गेम्स की सूची बनाएगी और शिकायतों की निगरानी करेगी। हर ऑनलाइन गेम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं होगा। सरकार जिन गेम की कैटेगरीज को नोटिफाई करेगी, केवल उन्हीं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। जो गेम ई स्पोर्ट्स के तौर पर पहचान चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। मंजूरी मिलने के बाद गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जो 10 साल तक वैध रहेगा। ऑनलाइन मनी गेम्स को किसी भी हालात में ई स्पोर्ट्स का दर्जा नहीं मिलेगा। नियमों में यूजर सेफ्टी फीचर्स को अनिवार्य किया गया है। इसमें एज वेरिफिकेशन, खेल की टाइम लिमिट, पेरेंट कंट्रोल, शिकायत के लिए रिपोर्टिंग टूल्स और काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम शामिल होंगे। इन सभी प्रावधानों का मकसद बच्चों और कम उम्र के खिलाड़ियों की सुरक्षा को मजबूत करना है। अगर किसी यूजर को कोई शिकायत होगी तो पहले अपनी शिकायत गेमिंग प्लेटफॉर्म के पास दर्ज करानी होगी। अगर वहां पर समाधान नहीं मिलता तो 30 दिनों के भीतर शिकायत अथॉरिटी के पास भेजी जा सकती है। इसके बाद अंतिम अपील मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी के पास करने का प्रावधान होगा। हर स्तर पर शिकायत का फैसला 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। नियम तोड़ने पर डिजिटल कार्रवाई होगी और सजा तय करते समय नुकसान और गलत कमाई को आधार बनाया जाएगा। कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग में अब कंपनियों की कोई मनमानी नहीं चलेगी। नए नियमों के साथ खिलाड़ियों की सुरक्षा भी तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। डॉक्टर अरुणा शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं।
पूर्व सेक्रेटरी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शर्मा मैम आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं विदुषपत सिंघानिया साहब, स्पोर्ट्स एंड गेमिंग लॉ एक्सपर्ट। बहुत बहुत स्वागत है सिंघानिया जी आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर शर्मा मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, अब इसके लिए नोटिफाई कर दिए गए हैं रूल्स। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, रियल मनी गेमिंग को बैन करने की बात इसमें कही गई है। जो ओरिजिनल रूट कंसर्न थे मैम इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर के, क्या आपको लगता है कि ये नए रूल्स उनको एड्रेस कर रहे हैं? लोगों की सुरक्षा, लोगों को लत से निकालना और जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त जितनी भी एंटिटीज हैं उनको इस पूरे गेमिंग को सिस्टम को एक इकोसिस्टम न बनाने देना, आपको लग रहा है मैम इन तमाम चीजों को एड्रेस करते हैं ये रूल्स? मैं इसको कहूंगी कि ये एक बहुत डिलेड कदम उठाया है, हम्म, बट हाफ बेक कदम है ये। हम्म, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि ये जो कमिटी बनाई गई है, ये पूरी ऑफिशियल कमिटी है, पदेन कमिटी है। जो उस पद पे रहेंगे उस समय वो उसके मेंबर्स हैं। एडिशनल सेक्रेटरी माइटी है, जॉइंट सेक्रेटरी कई विभागों से है, फाइनेंशियल विभाग से है, आईएनबी से है, होम से है, लीगल अफेयर्स से है, यूथ अफेयर्स से है। तो ये पदेन रहेंगे। जो ओरिजिनल इसके बारे में सोचा था उसमें पेरेंट्स, कॉन्शियस पेरेंट्स और जो एक्सपर्ट्स हैं ऑन गेमिंग पे उनको भी मेंबर रखने की बात चल रही थी, वो इसमें नजर नहीं आ रहा। दूसरा, इसमें एपेलेट जो है वो भी पूर्णतः मिनिस्ट्री के अंदर ही सेक्रेटरी माइटी को किया गया है। हम्म, तो उसी के अंदर अंदरूनी पूरी की पूरी बात है। फिर अगर हम आगे चले तो रियल मनी गेम को, जैसा कि आपने भी कहा, पूरी तरह बैन किया गया है। तो रजिस्ट्रेशन किसका होगा? ई स्पोर्ट्स का और सोशल गेम्स का। सोशल गेम्स जो के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, तो वो बाहर हो गए। रह गए आपके ई स्पोर्ट्स वाले। अब ई स्पोर्ट्स जो है उसका बिजनेस मॉडल क्या है अगर आप देखें, तो उसका बिजनेस मॉडल पूर्णतः मतलब वो जो एक एक्चुअल फील्ड पे गेम होता है उसको डिजिटल में परिवर्तित किया गया है। तो उसका पूरा स्पॉन्सरशिप और गेमिंग और जो गेम मनी है उसके ऊपर पूरा इन्वॉल्व है। रियल जी। मनी गेम्स पूरी तरह बाहर हो गए हैं, तो उसके प्रति जो इनोवेशन होता है वो पूरी तरह बाहर हो गया है। तो इंडिया में रियल मनी गेम नहीं रहेंगे। और जो आपने कहा कि पेरेंटल रेगुलेशन जो है, तो फिल्टर्स तो ऑलरेडी गेम में है, जो ये रेगुलेटर सुनिश्चित भी करेगा और देखेगा भी। उम्र का फिल्टर रहेगा, उसके बाद आप कितने घंटे खेलना चाहते हो वो घंटों का भी फिल्टर रहेगा, और इसमें ये भी फिल्टर रहेगा कि किस तरह के गेम्स आप कर रहे हैं, और रिपोर्टिंग होगा। परंतु जो रियल मनी गेम बैन के बाद से ग्रे एरिया में चले गए हैं, हम्म, या जो गेमिंग का जीएसटी वाला मसला है, हम्म, वो भी शायद इस बॉडी को देखना पड़ेगा जब ये अपना काम शुरू करें। मैम एक छोटी सी चीज आपसे पूछनी थी। रियल मनी गेमिंग को पूरी तरह से इसमें बैन कर दिया गया है, तो वो रियल मनी गेम वाले चाहे स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, क्योंकि ये बड़ी पुरानी बहस रही है कि अगर स्किल बेस्ड हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोर्ट्स ने भी कहा है कि स्किल बेस्ड हैं तो आप इनको बिल्कुल। इजाजत दे सकते हैं, लेकिन चांस वाले जो होंगे वो जुए की कैटेगरी में आएंगे। तो रियल मनी इस केस में नए रूल्स जो नोटिफाई हुए हैं उसमें हर तरह के गेम्स बैन है मैम? बिल्कुल, अभी जो जिस तरह से सामने आया है हम्म, उसमें हर तरह के बैंड है। तो जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर था गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस, कि गेम ऑफ चांस में गैम्बलिंग फैक्टर आता है। हम्म, तो चांस जैसे नाम ही बताता है कि उसके जो आउटकम होते हैं वो लक के ऊपर होते हैं। हम्म, जबकि गेम ऑफ स्किल, तो जिसमें हाई कोर्ट के डिसीजंस भी हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे फिर वो हॉर्स रेसिंग हो, चाहे पोकर हो, चाहे रमी हो, जहाँ पे प्लेयर्स का स्किल के बेस पे ही आउटकम होता है। कोई भी खेले तो गेम ऑफ चांस नहीं होता है, उसमें आउटकम और स्किलिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। परंतु अभी जो इस तरह की बात हुई है, सारे रियल मनी गेम्स को बंद कर दिया गया है। ये जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, वो पूरी तरह खत्म हो गया है। एब्सोल्युटली। और ई स्पोर्ट्स को गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में इन्होंने रख दिया है। अब देखते हैं वो कैसे अनफोल्ड होता है, क्योंकि वहाँ लोगों का पैसा नहीं लगता। व्हाट दे आर डिस्टिंग्विशिंग इज कि आप पैसा लगा के गेम करके फिर जो जीतता है उसको पैसे जाता है, वो नहीं होगा।
बल्कि यहाँ पे विनर्स मनी होगा, आपके स्पॉन्सरर्स होंगे, आपका जो गेम खेलेंगे उसकी एंट्री फीस होगी, उस तरह के बिजनेस मॉडल की बात हो रही है। बट थोड़ा सा इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो दिखाई देता है। विराग जी इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। विराग जी, अगर स्किल बनाम गैम्बलिंग का कानूनी पेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है गेम ऑफ स्किल, जिसका मैम ने भी जिक्र किया, रमी हो गए या फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं, उनके मामले में हमने देखा कि कई मर्तबा ये बात आई कि ये साहब जुआ नहीं है। लेकिन केंद्र का जो नया कानून है, ये पुराने अदालती फैसले और राज्यों के जो अपने कानून हैं उनसे क्या टकराएगा नहीं सर? दीपक जी, हम लोग जब साइबर अपराध की बात करते हैं तो मारीच सिंड्रोम की बात करते हैं कि साइबर ठग किस तरह से रूप बदल कर आते हैं। शायद मैं पहला ऐसा सरकार का कानून देख रहा हूँ संसद से पारित कि जिसमें जो बताया जा रहा है और जो तथ्य हैं दोनों बिल्कुल से जस्ट अपोजिट हैं या मिसलीडिंग हैं, और मैं कागजों के आधार पर बता रहा हूँ। जो पिछले साल कानून बनाया गया था और उसका जो उसमें प्रियम्बल था, उसमें जो बातें बोली गई थी कि आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, बच्चों की लत, फाइनेंशियल फ्रॉड, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। और उसके बाद उसके पहले सरकार ने एक इसमें बैकग्राउंडर नोट जारी किया था और उसमें बोला था कि से नो टू ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरीज, कार्ड गेम्स विद मनी स्टेक्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो सरकार बोल रही है कि हम नए कानून से ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग को रोक रहे हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स को रोक रहे हैं, लेकिन नियमों में उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। अब अगर आप देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट में अगस्त 2021 में सरकार ने एक एफिडेविट फाइल किया और उसमें बोला कि ऑनलाइन जो ये बेटिंग, गैम्बलिंग और जो पैसे के जो ये गेम्स हैं, इस पर रोक लगाने का अधिकार राज्य सरकार का है। सवाल सिर्फ एक है कि क्या केंद्र सरकार ने ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग को बैन किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो ये कानून सिर्फ ई स्पोर्ट्स के नाम पर बेटिंग और गैम्बलिंग को लीगलाइज करने का एक तरीका है, और अगर बैन किया है तो सरकार कैसे कानून बना सकती है जिस पर अधिकार राज्य सरकारों का है। ये पहली बात है। ये कहीं ना कहीं से एक मारीच सिंड्रोम है कि क्या ये जनता के साथ एक कानून के नाम पर एक छलावा है। दूसरी बात कि सरकार ने ही एक जो एडवर्टाइजिंग स्टैंड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नवंबर 2012 में 22 में एक उन्होंने जारी किया था जिसमें बोला था 18 साल से कम उम्र के बच्चे पैसे के गेम्स को नहीं खेल सकते हैं, लेकिन इसमें पैसे के गेम्स के खेलने को कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने 2020 में टिकटॉक समेत 59 गेमों को और पबजी वाले 118 गेम्स को बैन किया था, चाइनीज़ गेम्स को, और कहा गया था कि ये भारत का डेटा विदेश ले जा रहे हैं। तो डेटा की सुरक्षा रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो क्या अब जो नए समीकरण बन रहे हैं ईरान युद्ध के बाद, तो क्या अमेरिका और चीन की गेमिंग कंपनियों को एक लीगलाइज माध्यम बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात कि कई लाख करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी होनी है, इनकम टैक्स और जीएसटी की, जो इन कंपनियों ने चोरी की है। नहीं, मुझे क्विकली ये बताइए, आपने क्योंकि जो 2 बार विरोधाभास हैं उसका फायदा उठाकर ये कंपनियां टैक्स चोरी में सफल हो जाएंगी। ठीक है विराग जी, क्विकली 2 बातें, क्योंकि आपने 2 बार कहा कि ये कहीं गैम्बलिंग और बेटिंग के पूरे इकोसिस्टम को लीगलाइज करने की कोशिश तो नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि रूल्स तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऑनलाइन बेटिंग नहीं होगा, रियल मनी गेम जिसमें भी इन्वॉल्व होगा वो नहीं होगा। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने एक्स्ट्रा सतर्क होकर दीपक जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाया गया भ्रम है। मुझे कानून या नियम में एक लाइन बता दीजिए जहां पर लिखा गया हो कि ऑनलाइन बेटिंग और ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन है। ओके, आपने ऐसा नहीं देखा? कहीं नहीं लिखा गया है। लिखा है ना सर? कहीं नहीं। पर्पस ऑफ द रूल्स में जाइए ना। हाँ बताइए। द रूल्स आर ऑपरेशनल आर्किटेक्चर ऑफ द पेरेंट एक्ट। देयर पर्पस इज टू, मैं पढ़ लेता हूं सर, वही तो मैं आपको provide a clear, transparent and time-bound mechanism to determine whether an online game is online money game and therefore prohibited। मतलब उसमें कोष्ठक में लिखा है और a permissible online social game और e-sports। तो पर्पस को भी स्पष्ट करने की बात इसमें कही जा रही है और उसमें कोष्ठक में दिया गया है। अगर पर्पस सॉल्व हुआ, अगर इसमें ऑनलाइन गेम में मनी इन्वॉल्व है तो देयरफॉर प्रोहिबिटेड।
दीपक जी, वही मैं आपसे बार बार बता रहा हूं कि पिछले साल जो कानून बनाया गया था उसके प्रियम्बल में उसका जो उन्होंने एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो उन्होंने जारी किया था, बैकग्राउंडर नोट, उसमें कहा गया है कि ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग को हम बैन कर रहे हैं। लेकिन नियम में कहां बैन किया गया है, कानून में कहां बैन किया गया है, कौन बैन करेगा, और क्या सरकार को बैन करने का कानून बनाने का अधिकार है? ओके ओके, इसमें विदुषपत कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विराग जी मैं आ रहा हूं, के बाद विदुषपत प्लीज गो ऐड। जी दीपक जी, मैं ऐड करना चाह रहा था। एक तो जो विराग जी ने बोला वो सही है। जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है और गवर्नमेंट है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में, और जब ये जीएसटी का मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, तो दो स्टेट गवर्नमेंट आई थी उसमें अपील में, जहां पे उनका जो स्टेट का लॉ उन्होंने बनाया था ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने का, वो उन हाई कोर्टों ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, उसके अपील में आए थे। तो जब ये अपील सुनी जा रही थी, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो मुद्दा था कि बेटिंग और गैम्बलिंग स्टेट का सब्जेक्ट है और वो रेगुलेट कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काइंड ऑफ उसको अग्री कर रही थी। जहां तक बेटिंग कंपनीज बोल रही थी कि ये सेंट्रल मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोल रही थी कि स्टेट सब्जेक्ट है, और ये कोर्ट के एफिडेविट में भी है। तो अब ये एक्ट आना थोड़ा उससे अंतर्गत है। हैविंग सेड दैट, ये एक्ट को भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उसकी हियरिंग नहीं हुई है। अच्छा, ये जो एक्ट है, इसमें ऑनलाइन हर तरह की ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग जो एक्ट है, अभी सिर्फ नोटिफाई हुए हैं एक्ट रूल्स, वो जो एक्ट है उसमें सब काइंड ऑफ ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग बैन करी गई है। अब वो काफी क्लियर है, उसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन है और उसके अगेंस्ट पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करी गई है। एंड ये मेरे हिसाब से थोड़ा सही कदम है और थोड़ा गलत है, बिकॉज ये अपने को रेगुलेशन, एक अच्छे रेगुलेशन की जरूरत थी जो इसको मॉडरेट कर पाए, ना कि आउटराइट बैन कर पाए, बिकॉज बहुत सारे डूबियस प्लेयर आ गए थे मार्केट में जो गेम ऑफ स्किल के आड़ में कुछ भी गेम चला रहे थे। हाँ, तो उनको तो रोकना जरूरी था। उनको रोकना जरूरी था, लेकिन आप कह रहे हैं कि लेकिन उसके लिए प्रॉपर शायद होमवर्क हुआ नहीं, क्योंकि आप लोगों से बातचीत करके जो मेरे को समझ में आ रहा है, दो कॉन्ट्रडिक्शंस तो बड़े समझ में आते हैं जो विराग जी ने भी हाईलाइट किया, आप लोग भी बता रहे हैं। पहला, जो विराग जी ने कहा 2021 में जो एफिडेविट फाइल हुआ, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि गवर्नमेंट जो है वो मैती जो है वो उसको इस तरह के कानूनों को रेगुलेट करने का अधिकार नहीं है, ये काम तो साहब राज्य सरकारों का है। और अब खुद मैती जो है इस तरह के रूल्स को नोटिफाई कर रही है। तो एक तो विरोधाभास ये हो गया, और दूसरा जैसा कि विराग जी ने भी अभी कहा, विराग जी मैं आ रहा हूं आपके पास, इन सारी बातों पर हम थोड़ा सा और रोशनी डालेंगे। स्किल और गैम्बलिंग का जो पेज है वो भी एक इशू है। कोर्ट में दलील दी गई कि राज्य सरकारों के पास बैटिंग और गैम्बलिंग पर नियम बनाने का हक है, लेकिन इधर आप पूरी तरह से उसको बैन कर रहे हैं, चाहे वो स्किल आधारित हो या चांस आधारित हो। तो कॉन्ट्रडिक्शंस तो दिख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद क्विकली आएंगे, तीनों मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी मुहिम क्या थी। हमारी मुहिम, जैसा विदुषपत ने बिल्कुल सही कहा, कि इसमें जो डूबियस प्लेयर्स आ गए थे उनको सिस्टम से बाहर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मैम ने जैसा कहा, हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ये मुकम्मल अप्रोच होनी चाहिए, ठोस अप्रोच होनी चाहिए, ताकि कल के दिन कोई कोर्ट में खड़े होकर चैलेंज ना कर पाए, वापस जैसी स्थितियां ना आ पाए। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्मा मैम, जो अभी चर्चा उभर कर के सामने आई है, इसमें एक फेडरलिज्म का से रिलेटेड एक इशू उभर कर सामने आ रहा है, जैसा कि आप ही लोग बता रहे हैं और हमने पढ़ा भी है। जो संविधान तो कहता है कि साहब बेटिंग एंड गैम्बलिंग राज्य सूची एंट्री नंबर 34 में के तहत आता है। अभी केंद्र सरकार आईटी एक्ट का हवाला देकर उसको रेगुलेशन तो ला सकती है, लेकिन क्या वो ऐसा कानून बना सकती है जो राज्यों के पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट को पूरी तरह से ओवरराइड कर दें? मतलब ये कहीं मैम फ्यूचर में एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज का कारण तो नहीं बनेगा? और फिर वही बात, जो आइडिया था अच्छा है लेकिन फिर कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाएगा। इसमें ऐसा है कि जहां तक गैम्बलिंग और बेटिंग है, ये पूर्णतः गैम्बलिंग एक्ट में आता है जो राज्य के अधिकार क्षेत्र का है। ठीक। तो गैम्बलिंग एंड बेटिंग, जहाँ पैसे लगा के गेम ऑफ चांस है, ये पूर्णतः गैम्बलिंग एक्ट में आता है। तो उसका ई फॉर्म भी अगर करना है तो उस पर डिस्कस करके उसको गैम्बलिंग एक्ट के नियमों के तहत ही करना पड़ेगा, और उसका एग्जीक्यूशन जब आपको स्टेट गवर्नमेंट पे देना पड़ेगा। इस पे काफी चर्चा हुई थी कि जो गेम ऑफ स्किल है, और यहीं से उत्पत्ति हुई थी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस,
कि गेम ऑफ स्किल है उसको यूनिफॉर्मिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ई गेमिंग में कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है। सपोज उदाहरण के लिए मैं लूं कि कर्नाटका ने अलाउ कर दिया और तमिलनाडु ने नहीं अलाउ किया, तो क्या होगा, या वाइस वर्सा। तो इंटरनेट पे आप एक जगह गेम खेल सकते हो, एक जगह नहीं खेल सकते हो, ये बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। फिर बॉर्डर लाइन विलेजेस भी है, बॉर्डर लाइन प्लेसेस भी है, ये हर जगह दिक्कत आई थी। इसलिए ये बात हुई थी कि माइटी के एक्ट के अंदर जो प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है 2025 वाला, उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बना के उसको रेगुलेट करे। और रेगुलेट का अंदाज वही था कि जो बाकी सबने भी कहा कि थ्रोइंग बेबी विद अ बाथटब वाली बात नहीं है। जो रियल मनी गेम्स हैं वो प्रॉपर्ली रजिस्टर हो, वो प्रॉपर्ली टैक्स पे करे, चाहे आपका उनका जीएसटी वाला हो जो बिजनेस टैक्स है, या फिर उनका इनकम टैक्स हो, वो सारे के सारे रेगुलेटरी रेजिम में आए। उनका कंटेंट भी है वो रेगुलेटरी रेजिम में आए। और जो फिल्टर्स की बात मैंने पहले कही थी, जो फिल्टर्स का नहीं पालन करेंगे उनका लाइसेंस निरस्त करने के भी अधिकार हो। परंतु अभी जिस शेप में ये आ रहा है, इसमें रियल मनी गेम्स पूर्णतः बाहर हो गए, पूर्णतः बाहर हो गए कि इंडिया में रियल मनी गेम होगा होंगे ही ही नहीं ऑन ई प्लेटफॉर्म, वो वाली बात आ रही है। और दूसरी आ रही है कि ई स्पोर्ट्स को एनकरेज करेंगे। नाउ जो जो ई मैम जो स्पोर्ट्स गोवा और सिक्किम हाँ में जैसा है, जहां पर विशेष हाँ गेमिंग की अनुमति है, वो तो हाँ ऑफलाइन है हालांकि, तो वो हाँ उससे फिजिकल है, प्रभावित नहीं वो होंगे? फिजिकल ना वो फिजिकल गेमिंग अंडर गैम्बलिंग एक्ट है, उसका इस पे असर बिल्कुल नहीं है। अब दैट इज विदुषी जी एंटायरली जी डिफरेंट। यस मैम, मैं थोड़ा तो सा इसीलिए कोशिश ये थी हाँ कि इसको हम डिस्टिंग्विश करें, ओके और मैम इसीलिए ये एक्ट के पीछे थे कि एक यूनिफॉर्मिटी पूरे देश में रहे। ओके परंतु अनफॉर्चुनेटली ये जिस शेप में अभी उभर के आ रहा है, उसको थोड़ा करना पड़ेगा कि ऑनलाइन गेमिंग को हमने पूर्णतः बाहर कर दिया है और ई स्पोर्ट्स पे पूरा जोर दिया है, क्योंकि दूसरों को रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं है। जो सोशल गेम्स है वो तो पूर्णतः बाहर है, ठीक, तो रह जाएगा ई स्पोर्ट्स। ओके मैम ओके। विदुषपत कुछ ऐड कर रहे हैं? हाँ, तो मैं दो तीन चीजें बताने आया था, तो कॉन्ट्रडिक्शन और सामने आ रहे हैं। एक तो सिक्किम में कसिनो, गोवा सिक्किम में कसिनो अलग है, सिक्किम में इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग अलग है। यहाँ पे आपको गेमिंग पार्लर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें अलाउड है पूरे सिक्किम में। तो उसका क्या होएगा पता नहीं, वो तो बहुत सालों से लाइसेंस चल रहा है सिक्किम में और अलाउड है। सिमिलरली नागालैंड में भी ऑनलाइन स्किल गेमिंग फॉर मनी अलाउड है, लाइसेंस्ड है। तो उसका क्या होगा, इसका भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और फिर मल्टीपल स्टेट्स हैं इंडिया के जहां पे लॉटरी, इंक्लूडिंग ऑनलाइन लॉटरी, गवर्नमेंट के टेंडर और लाइसेंस पे चल रही है और सालों से 96 से 98 से चल रही हैं। तब उनका क्या होगा कुछ पता नहीं। हॉर्स रेसिंग एंड बेटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग वो भी चल रही है, इंक्लूडिंग ऑनलाइन बेटिंग ऑन हॉर्स रेसिंग चल रही है, वो भी लाइसेंस्ड है गवर्नमेंट के। उसका क्या होगा कुछ पता नहीं। तो ये एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि ये सिर्फ प्योर ऑनलाइन के लिए है, एक्सक्लूडिंग जो स्टेट के लाइसेंस्ड है, कि जो स्टेट के लाइसेंस है उनको भी बंद किया जाएगा। इसका एक्चुअली थोड़ा अभी क्लैरिटी नहीं आ रहा है ये एक्ट एंड Absolutely. रूल्स और के। देखिए यही वो लूप होल्स हैं जो बड़ी बड़ी जो बेटिंग कंपनीज हैं और उनसे जुड़े हुए जो उनके एडवोकेट्स हैं, वो ये सारे चीज लेकर के कोर्ट्स में जाएंगे और फिर आपकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हाफ हार्टेड होकर आप क्यों आए, आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए थी। इस तरह के सवाल अगर उभर रहे हैं तो उसका जवाब आई एम श्योर गवर्नमेंट आगे देगी, बट अगर नहीं तैयारी की है तो आगे मुश्किल हो सकती है। विराग जी आप बताइए सर, आगे क्या होने वाला है? ये रूल्स कितने टिक पाएंगे? क्या गवर्नमेंट को इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा या आपको लगता है कि गवर्नमेंट के जवाब तैयार होंगे? दीपक जी, अभी जो दोनों एक्सपर्ट पैन जो बोल रहे थे उसका जवाब ये है कि 2023 में जब 21, 22, 23 में जब राज्य सरकारों ने नियम बनाना चालू किया, तो अगस्त 2023 में अप्रैल 2023 में इन कंपनियों ने जियो फेंसिंग चालू किया। तो जियो फेंसिंग का मतलब ये है कि जिन राज्यों में प्रतिबंध है उन राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग नहीं खेले जा सकते हैं। ये उनका पहला सवाल का जवाब है। दूसरा ये है कि आईटी मिनिस्टर ने 21 अगस्त 2025 को अपने इंटरव्यू में कहा था, जब ये बिल के समय में, कि ऑनलाइन गेमिंग ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक है, और उन्होंने कहा था कि इसके पीछे पावरफुल लोग हैं। तो सवाल दो हैं कि ड्रग्स को रोकने के लिए क्या कानूनी व्यवस्था की गई है, क्योंकि ड्रग्स को रोकने का पावर सिर्फ राज्य सरकारों का है। तो क्या सरकार ने नियम ड्रग्स को रोकने के लिए बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ये पहली ज़रूरी बात है।
दूसरी जरूरी बात यह है कि डेटा डीपीडीपी एक्ट जो 2023 में बना था, जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ, उस कानून के अनुसार बच्चों के डेटा का इस्तेमाल नहीं हो सकता है और ये कंपनियां बच्चों के डेटा का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। तीसरी बात, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा पैसे का कोई भी गेम नहीं खेल सकता, ना ई स्पोर्ट्स खेल सकता है, ना किसी तरीके का खेल सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से और आईटी एक्ट के हिसाब से ये गैर कानूनी है। लॉ कमीशन ने 276वीं रिपोर्ट में 2018 में कहा था कि अगर महाभारत के समय में जुए पर प्रतिबंध होता तो द्रौपदी दांव पर नहीं लगती, लेकिन यहाँ पर हमारे पूरे देश के बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कोरोना से भी खतरनाक महामारी बताया। सरकार ने अपने कानून के जो प्रस्तावना में इसको बहुत खतरनाक बताया, लेकिन खतरनाक बातों को दूर करने का एक भी उपचार नहीं है। ये सिर्फ बैकडोर से अमेरिका और चीन की गेमिंग कंपनियों को भारत में कारोबार करने की इजाजत देने का मैकेनिज्म है। ओके, ये बड़े आरोप आपने लगाए हैं। वाकई में देखिए, कुछ सवाल तो बड़े उठ रहे हैं, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी दिख रहे हैं। मैं इन तमाम मामलों का जानकार तो नहीं हूं, लेकिन बतौर एंकर आप लोगों से चर्चा में मुझे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें एक मुकम्मल जवाब लेकर के आएगी ताकि कन्फ्यूजन्स दूर हों और जहां पर दुरुस्त करने की बात है उनको दुरुस्त किया जाए। जो बड़े सवाल इस मंच से उठे हैं उनका जवाब हम आने वाले दिनों में देखेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरुणा शर्मा मैम, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। विराग गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विदुषपत सिंघानिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।